सभी का आर स्टडीज़ में। जैसे कि आप थंबनेल से ऑलरेडी जान चुके हैं कि आज हम क्लास 11th का चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। अगर आपको इसका पार्ट 1 देखना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर प्लेलिस्ट में से भी आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियोस की सीरीज़ जो चल रही है जिसमें आप क्लास 11th एंड क्लास 12 के सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने वाले हैं, मतलब हम करवाएंगे सारे चैप्टर्स में कंप्लीट। तो अगर आपको ये सारी वीडियोस चाहिए तो फिर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज जो है हम ये चैप्टर 2 करने वाले। हम यहाँ पे कहाँ तक कर चुके थे? हम ये इसको कर चुके थे आर्के बैक्टीरिया तक। अब हमें आज बैक्टीरिया से हमें क्या शुरू करना है। आज का हमारा टॉपिक है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं कि असली वाले बैक्टीरिया होते हैं। इनका जो सेल वॉल होता है रिजिड होता है। रिजिड मतलब थोड़ा हार्ड सेल वॉल होता है इनका। अगर ये मोटाइल है, मतलब मोटाइल हो भी सकते हैं, यानी कि चल सकते हैं भी या नहीं भी चल सकते, मतलब मूवमेंट इनके अंदर हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकती है। इनको कैसे कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर ये मोटाइल है, अगर ये चल सकते हैं तो इनके पास क्या होगा? फ्लैजिलियम होगा। जैसे हमारे पास क्या होता है? हमारे पास पैर होते हैं ताकि हम चल सके, तो इनके पास क्या होता है? फ्लैजिलियम होता है ताकि ये चल सके। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट है एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स दिए गए थे आपको, जिसमें से कुछ यू बैक्टीरिया में कुछ पॉइंट दिए थे, जिसमें से कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी के थे, कुछ हेटरोट्रॉपिक के। तो मैंने यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी के यहाँ पे मैंने अलग से सेपरेट लिख दिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक के जितने भी हैं सारे पॉइंट्स जो हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के। अब देखते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या क्या होता है? एक ट्रू बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गी। इसको मैंने शॉर्ट में यहाँ पे BGA लिखा है। इसका दूसरा नाम क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया होता है। क्या नाम होता है? साइनोबैक्टीरिया होता है इसका दूसरा नाम। और इनके पास क्या होता है? क्लोरोफिल ए होता है। अब ये जो क्लोरोफिल ए जो होता है, ये क्लोरोफिल ए जो होता है, ये क्या होता है? प्लांट्स के पास भी होता है। किसके पास भी होता है क्लोरोफिल ए? प्लांट्स के पास भी होता है। और वही सेम क्लोरोफिल ए जो होता है BGA यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया के पास होता है। तो इसका मतलब ये भी क्या करेंगे? ये भी फोटोसिंथेटिक करेंगे। इतना मतलब तो हमें समझ में आ गया कि अगर क्लोरोफिल ए जो प्लांट के पास है वही अगर क्लोरोफिल इनके पास है, इसका मतलब ये भी फोटोसिंथेटिक करेंगे। तो ये पॉइंट पढ़ लेते हैं। BGA cyanobacteria have chlorophyll A similar to green plant and are photosynthetic autotroph। BGA जो ब्लू ग्रीन एल्गी है या साइनोबैक्टीरिया जो इनके पास क्लोरोफिल ए होता है जो कि सिमिलर होता है ग्रीन प्लांट से, और ये जिसकी वजह से क्या होता है? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लू ग्रीन एल्गी यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक सेल के बने होते हैं। क्लोनिकल या फिर फिलामेंटस होते हैं। कॉलोनीज बना के रहेंगे, नहीं तो फिलामेंट्स के फॉर्म में रहेंगे। एक साथ मिलकर ऐसे फिलामेंट्स बना लेंगे, नहीं तो कॉलोनीज बना के इस तरीके से रहेंगे। ठीक है, ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, मरीन वाटर में भी रहते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। तो भी इसमें हमने ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी कि सबसे पहले ये यूनिसेलुलर होंगे, क्लोनिकल होंगे या तो फिलामेंटस होंगे, फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, मरीन में भी और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। कॉलोनी सराउंडेड बाय जेलेटिनियस सेट। इनकी जो कॉलोनीज होती है वो किससे सराउंड होती है? जेलेटिनियस सेट से जो होती है इनकी कॉलोनीज जो होती है सराउंड होती है। जैसे मान लो ये इनकी क्या है? कॉलोनी है, एक कॉलोनी है, या फिर मान लो हाँ यही मान लो एक इनकी क्या है? कॉलोनी है। अब क्या होगा? ये सराउंडेड होगी जेलेटिनियस सेट से। मान लो ये मैंने रेड वाली जो है मान लो उनकी कॉलोनी है, तो इससे मैंने येलो कलर से इसको सराउंड कर दिया, चारों तरफ से घेर दिया येलो कलर से, तो ये क्या हो गया? सराउंड हो गया। तो यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो कॉलोनीज होती है ब्लू ग्रीन एल्गी की वो किससे सराउंड होती है? जेलेटिनियस सेट से जो होती है सराउंडेड होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दे फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर। जो पॉल्यूटेड वाटर होती है उनमें ब्लूम्स फॉर्म कर लेते हैं। अब ब्लूम्स होता क्या? आपने देखा होगा कहीं पे पानी, जो बारिश वगैरह में कहीं पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो आप उस पर देखते हो कुछ ग्रीन कलर का कुछ कुछ सा वहाँ पे जो आ जाता है, कुछ ग्रीन ग्रीन कलर सा आ जाता है एल्गी टाइप, वो क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। ठीक है, तो ये पानी में क्या फॉर्म करते हैं? ब्लूम, उन्हीं को ब्लूम कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं
Some of these can fix atmospheric nitrogen in a specialized cell called heterocyst, nostril and anibina. अब क्या है इसमें कुछ सेल्स होते हैं क्या, जैसे कि मान लो इनकी कॉलोनीज है, उसमें बहुत सारे सेल हैं, इस टाइप के सेल्स हैं, कुछ इस टाइप के सेल हैं, और ये वाला जो सेल है ये कुछ मॉडिफाई हो गया, क्या हो गया, मॉडिफिकेशन हो गई सेल में, बाकी सेल ऐसे नॉर्मल है। ठीक है, तो ये वाला जो सेल है, ये वाला सेल मॉडिफाई हो चुका है, ये वाला सेल क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। ठीक है, और ये जो स्पेशलाइज सेल है जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोसिस्ट कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है उनमें कुछ स्पेशलाइज सेल होता है, ये स्पेशलाइज सेल क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हेट्रोसिस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या, नॉस्टिक एनिबिना। दो ऑर्गेनिज्म है ब्लू ग्रीन एल्गी के ही, नॉस्टिक एनिबिना दो एग्जांपल है जिनके अंदर हेट्रोसिस्ट सेल होते हैं और ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे इसका एक डायग्राम देख लेते हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है, वो डायग्राम देख लेते हैं फटाफट। ये आप देख सकते हैं, ये डायग्राम यहाँ पे किस चीज़ का है, ये डायग्राम नॉस्टिक का है, किसका है, नॉस्टिक का है, ब्लू ग्रीन एल्गी, एक फिलामेंटस एल्गी है नॉस्टिक। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो हेट्रोसिस्ट होता है उसका एग्जांपल नॉस्टिक एनिबिना भी होता है, और एक फिलामेंटस फॉर्म भी पूछ सकता है एग्जाम में कि फिलामेंटस फॉर्म का एग्जाम्पल बताओ ब्लू ग्रीन एल्गी का, वो क्या होता है, नॉस्टिक होता है। ठीक है, तो इसका अब डायग्राम भी देख लेते हैं। अब देखो, मैंने क्या बताया था कि जो इनकी कॉलोनीज होती है, अब ये फिलामेंटस फॉर्म वाली कॉलोनी है, तो इसमें क्या होती है, इनकी ये क्या है, कॉलोनी है, ये क्या है, कॉलोनीज है ये, और इनकी कॉलोनीज के साइड में देखो ब्लू कलर से क्या सराउंडेड हो रखा है, इनकी कॉलोनी ब्लू कलर से सराउंडेड हो गया, इनको हमने क्या किया है, म्यूसिजिलेनस सेथ हमने इसको कहा है। अब ये देखो हम हेट्रोसिस्ट की बात करते हैं, हेट्रोसिस्ट क्या होता है, स्पेशलाइज सेल होता है। ये देख सकते हो आप, ये जो हेट्रोसिस्ट सेल जो यहाँ पे दिखाया गया, ये स्पेशलाइज सेल है, बाकी सेल से कुछ अलग है, क्यों, क्योंकि ये स्पेशलाइज हो चुका है, कुछ चेंजेस इसमें आ गए हैं, जिसके वजह से अब ये क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। तो आई होप आपको ये डायग्राम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे के टॉपिक्स करते हैं। चलिए कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि अपना खाना या फिर अपनी एनर्जी किससे गेन करते हैं, केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक करके, केमिकल के थ्रू जो है, यहाँ पे केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू क्या करते हैं, अपना फूड जो है गेन करते हैं। चलिए देखते हैं। ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्राइट्स, अमोनिया आर यूज्ड टू रिलीज एनर्जी फॉर एटीपी प्रोडक्शन। अब ये क्या करते हैं, वेरियस सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं, क्या करते हैं, वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं। जैसे कि किन किन चीज़ों को ऑक्सीडाइज करते हैं, नाइट्राइट्स, अमोनिया, इनको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं ताकि इससे इनको क्या मिल सके, एनर्जी और एटीपी का प्रोडक्शन, एनर्जी मिल सके ताकि उससे कि वो एटीपी का प्रोडक्शन कर सके। अब क्या करें, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि मान लो फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ये सब क्या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनको क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज करेगा ताकि इसको क्या मिल सके, इससे एनर्जी मिल सके और जिससे कि वो अपना एटीपी का प्रोडक्शन कर सके। इसका मेन मोटिव क्या, एनर्जी रिलीज कर सके और एटीपी का प्रोडक्शन कर सके, इसलिए क्या करता है, वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है। अब देखिए, play a great role in nutrient recycling, nutrients like nitrogen, phosphorus and sulfur। अब ये क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक ग्रेट रोल प्ले करता है किसमें, न्यूट्रेंट रिसाइकल में, यानी कि न्यूट्रेंट्स की रिसाइकल में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, जैसे कि मान लो मैं नाइट्रोजन साइकिल की बात करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, अब प्लांट को क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए होता है, प्लांट को क्या चाहिए होता है, नाइट्रोजन चाहिए होता है।
तो इसको ये प्लांट के पास दो ऑप्शन होते हैं, तो बारिश से नाइट्रोजन ले, नहीं तो क्या करेंगे, ये ब्लू ग्रीन एल्गी मान लो इसको नाइट्रोजन चाहिए, ये क्या करेगा, नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता, तो नाइट्रोजन को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडाइज करने की वजह से क्या होता है, नाइट्रोजन की ऐसी फॉर्म्स बन जाती हैं जो कि ऑक्सीडाइजेबल नाइट्रोजन हो जाता है, जिसको यूज़ किया जा सकता है। इस ऑक्सीडाइजेबल फॉर्म जो होती है नाइट्रोजन की, उसको यूज़ किया जा सकता है। फिर वापस से मान लो अब ये इसका यूज़ नहीं है, एक्स्ट्रा नाइट्रोजन, एक्स्ट्रा नाइट्रोजन के कंपाउंड्स यहाँ पे बन गए, तो यहाँ पे इसको वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में डालना होगा, तो उसमें भी क्या करेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ताकि इस वाले नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर सके। तो यहाँ पे भी क्या है, इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो कि ये प्ले करते हैं न्यूट्रिएंट्स की साइक्लिंग में। अब किन किन न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयरन, सल्फर, इन न्यूट्रिएंट्स की साइक्लिंग में क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब यहाँ पे बात शुरू करते हैं हम हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के, वो बैक्टीरिया जो कि वो बैक्टीरिया जो कि प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, या फिर खुद अपना खाना नहीं बनाते, दूसरे प्लांट या एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स में से ज़्यादातर जो होते हैं इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स होता है। डिकम्पोजर्स क्या होता है, जैसे मान लो एक पेड़ से एक पत्ती आके गिरी, फ्रूट आके गिरा, अब इस पर क्या करेंगे, कुछ बैक्टीरिया आएंगे, एक्ट करेंगे, इसको क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, धीरे धीरे इसको क्या कर देंगे, सड़ाएंगे, गलाएंगे और डिकम्पोज कर देंगे अच्छी तरह का तरीके से। और डिकम्पोज करने के बाद क्या होगा, इनके जो भी एनर्जी, मिनरल्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स वगैरह होंगे ज़मीन में चले जाएंगे यूँ, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगा, और ये लीफ, फ्रूट वहाँ से क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या किया, डिकम्पोजिशन हो गया, किसका, लीफ का, और फ्रूट का, जो भी यहाँ पे एक फ्रूट था तो उनका क्या हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया। तो ये काम किसने, इसमें इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया ने। ज़्यादातर इसमें से क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। चलिए, हेल्पफुल इन मेकिंग, अब इनके क्या क्या यूजेस हैं, किन किन चीज़ों में यूज़ किया जाता है। हेल्पफुल फॉर मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट। अब इनका कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है देख लेते हैं। हेल्पफुल होते किन में, मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से कर्ड बनाने में। दूसरा क्या, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होती है, ये तो दूध से दही बनता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया किस में आते हैं, यू बैक्टीरिया में आते हैं, और ये इसी की वजह से क्या बनता है, मिल्क से कर्ड बनता है। अब ये एंटीबायोटिक्स क्या होती है, मान लो तुम बीमार पड़े हो, अब बीमार पड़ने के बाद क्या है, आपको डॉक्टर्स क्या देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं बाहर से, आप वो दवाइयाँ खाते हैं और उसके बाद आप ठीक हो जाते हैं। तो उन एंटीबायोटिक्स को बनाने में एक बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है कौन, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। अब क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कहाँ पे, लेग्यूमिनस प्लांट में, यानी कि जो दाल वगैरह के प्लांट होते हैं उसके रूट में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं, सम पैथोजन कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन, क्रॉप, फार्म्स, एनिमल्स। अब हमने तो अभी कुछ बेनिफिट्स पढ़े, अब ये जो है सिर्फ बेनिफिट्स ही थोड़ी प्रोवाइड करवाते हैं, कुछ हमें प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं। जैसे कि इसमें से कुछ पैथोजन होते हैं। पैथोजन क्या होता है, जैसे पैथोजन कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, किसी और ह्यूमन के अंदर, जैसे मान लो एक पैथोजन है, एक बैक्टीरिया पैथोजन है, वो ही इस पर्सन के अंदर जाएगा, इस पर्सन के अंदर रहेगा, और इसी पर्सन को क्या करेगा, डिजीज कोज करेगा, और इसी पर्सन से अपना खाना लेगा। इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये पैथोजन होते हैं, यानी कि डिजीज कोज करेंगे, तो इसके वजह से ह्यूमन को, हमारे क्रॉप्स को, फार्मर्स को, हमारे फार्म्स, एनिमल्स को, इन सबको क्या होता है, डैमेज होता है, नुकसान होता है। ठीक है, डिजीज कोज बाय बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया से जो डिजीज कोज होता है उसके कुछ एग्जाम्पल, जैसे कॉलेरा, टाइफाइड, कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, इस टाइप के जो है कुछ डिजीजेस हैं जो कौन कोज करता है, बैक्टीरिया कोज करता है ये डिजीजेस। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेन, अब बैक्टीरिया जो होता है रिप्रोड्यूस किससे करता है, मेनली बाय फिजन यानी कि डिवीजन करके। जैसे कि मान लो एक बैक्टीरिया, एक सेल है, ये एक सेल से फिजन करके डिवाइड होकर दो सेल बन गए, इसी को क्या कहते हैं, फिजन कहते हैं। तो बैक्टीरिया भी कुछ इस तरीके से ज़्यादातर केसेस में ऐसे डिवाइड करता है। पर अगर कोई अनफेवरेबल कंडीशन आ गया, ऐसा कंडीशन जिसमें वो डिवाइड नहीं कर पा रहा है, अनफेवरेबल कंडीशन आ गया,
तो उसमें क्या करेगा, ये स्पोर्स प्रोड्यूस कर देते हैं, स्पोर प्रोड्यूस कर देते हैं। स्पोर्स में क्या होता है, जैसे कि मान लो स्पोर्स उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया, अब यहाँ पे मान लो वाटर नहीं आ रहा, एयर नहीं आ रहा, जो कि इसके रहने के लिए नेसेसरी कंडीशंस है, ये सारी चीज़ें नहीं आ रही, तो यहाँ पे इसका स्पोर क्या करेगा, सालों सालों तक सर्वाइव कर जाएगा, और उसके बाद जैसे इसको सही कंडीशन मिलेगी तो बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा वापस। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स ही प्रोड्यूस कर देते हैं। या फिर इनके पास रिप्रोड्यूस करने का एक और मेथड होता है, reproduce by a sort of sexual reproduction by adopting primitive DNA and transform one to another। अब इसमें कैसे होता है, जैसे कि इसमें मान लो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो किस तरीके से होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें क्या करेंगे, जैसे कि मान लो दो बैक्टीरिया हैं, ये दो बैक्टीरिया क्या करेंगे, जो इनका प्राइमेटिव डीएनए यानी कि जो पूर्वज से मिला हुआ इनका जो डीएनए प्राइमेटिव डीएनए यानी कि जो इनका पूर्वज से मिला हुआ डीएनए यानी कि मान लो इनका ही डीएनए है, तो ये क्या करेंगे, आपस में अपने डीएनए को एक्सचेंज करेंगे, मतलब एक अपना वाला इसको ट्रांसफॉर्म करेगा, या अपना वाला इसको ट्रांसफॉर्म करेगा थोड़ा, ताकि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वगैरह हो सके। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, एक न्यू इससे क्या होगा, यहाँ पे न्यू बैक्टीरिया फॉर्म होगा। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, अडॉप्टिंग प्राइमेटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर, एक दूसरे का प्राइमेटिव टाइप डीएनए जो होता है ट्रांसफॉर्म कर देते हैं एक दूसरे में, इस तरीके से क्या होता है, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब एक स्पेशल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, माइकोप्लाज्मा के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इसी में आता है यूकैरियोट्स में। अब ये माइकोप्लाज्मा ना थोड़ा सा स्पेशल होता है, क्योंकि इसमें सबके पास क्या होता है, सेल वॉल होता है। हमने पढ़ा है, हमने टेबल पढ़ी थी फर्स्ट लेक्चर मैंने क्या पढ़ा था, टेबल पढ़ा था, एंजाइमी गिवन टेबल पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था कि जो मोनेरा होता है उस किंगडम में जितने भी बैक्टीरिया वगैरह आने वाले जो होते हैं उनके पास क्या होता है, सेल वॉल होता है। क्या होता है, सेल वॉल होता है, पर ये थोड़ा स्पेशल है क्योंकि इनके पास क्या नहीं होता, सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, सबसे छोटा सेल है ये, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है ये। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है, बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, सेल वॉल नहीं होती है। और एक और चीज़, ये पैथोजेनिक होता है प्लांट्स में, एनिमल्स में, प्लांट्स में भी पैथोजेनिक होता है और एनिमल्स के अंदर भी पैथोजेनिक होता है। अब एक डायग्राम देख लेते हैं एनसीईआरटी में गिवन डायग्राम, ठीक है। अब ये देखो डिवाइडिंग बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया दिखा रखा है यहाँ पे जो कि डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, ए डिवाइडिंग बैक्टीरिया। ये इसकी सेल वॉल है, आउटर वाली क्या होती है, सेल वॉल होती है, क्या इसकी सेल वॉल है। ये सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर वाली, यानी कि बैक्टीरिया है, दो लेयर है, ऊपर वाली ये वाली लेयर जो है, ये ऊपर वाली लेयर क्या है, ये सेल वॉल है, और ये जो अंदर वाली लेयर है, ये लेयर जो है, ये वाली लेयर जो है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। अब इसके अंदर ये जो बीच में ऐसे ऐसे करके है, ये क्या है, डीएनए है, क्या है, डीएनए है। और एक फिजन के थ्रू देख सकते हैं, एक सेल था ये, अब एक सेल से क्या कर रहा है, दो सेल में डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेल इसमें ये आगे डिवाइड होकर क्या बन जाएगा, दो सेल बन जाएंगे। तो यहाँ पे एक डिवाइडिंग बैक्टीरिया हमें यहाँ पे दिखाया गया है कि बैक्टीरिया डिवीजन किस तरीके से कर रही है, हमें यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है एनसीईआरटी में। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा टॉपिक क्या है। अगला हमारा किंगडम क्या है, प्रोटिस्टा। किंगडम क्या है, प्रोटिस्टा। इसके बारे में हम टेबल में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, क्या पढ़ चुके हैं कि ये सिंगल सेल यूकैरियोटिक होते हैं, क्या होते हैं, सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं ये। अब यूकैरियोट्स क्या होता है, इनके पास कह सकते हैं इनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, थोड़े से ज़्यादा एडवांस होंगे किससे, प्रोकैरियोट से थोड़े एडवांस होते हैं। बाउंड्रीज नॉट वेल डिफाइंड, इस जो किंगडम प्रोटिस्टा इसकी बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड नहीं है। आप आगे के क्लासेस में, आगे के कॉलेजेस वगैरह में आप ये पढ़ेंगे कि इनके जो बाउंड्रीज है बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड है, मतलब इसमें बहुत सारी टाइप के जो है बैक्टीरिया कह रही हूँ, इसमें बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिज्म आ पाते हैं, बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिज्म इसमें आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो बाउंड्रीज होती है वेल डिफाइंड नहीं होती, हम फिक्स नहीं कर सकते कि इसमें इतने ऑर्गेनिज्म आएंगे या फिर इस टाइप के ऑर्गेनिज्म आएंगे, कई जगह पे इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन सी रहती है। तो यहाँ पे जिसके बारे में आप पढ़ेंगे जो कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइप के ऑर्गेनिज्म भी आते हैं। तो इसमें से ज़्यादातर प्राइमरली ये क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, प्राइमरली क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, प्राइमरली क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। द किंगडम फॉर्म लिंक विथ प्लांट, एनिमल्स एंड पंजाई। अब ये जो होता है, ये जो किंगडम होता है, किंगडम प्रोटिस्टा, इसके हायर किंगडम्स क्या है, पंजाई है,
प्लांटे है और एनिमेलिया है, यानी कि प्लांट्स, एनिमल और फंजाई। इन तीनों के साथ क्या करता है, ये लिंक फॉर्म करता है। ये अपने से बड़े जितने भी क्लासेस, जितने भी किंगडम्स हैं, उनसे क्या फॉर्म करता है, एक लिंक फॉर्म करता है। वही चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। अब देखते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। अब ये यूकैरियोट है, यूकैरियोट्स के अंदर तो हमें पता ही है कि इनके पास क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। तो इसके पास भी क्या होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। सम हैव फ्लैजिलिया एंड सीलिया, इसमें से कुछ के पास, मतलब जो मोटाइल होते हैं उनके पास फ्लैजिलिया भी होता है, सीलिया भी होता है। फ्लैजिलिया क्या होता है, जैसे मान लो ऐसे लंबे लंबे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, उनको क्या कहते हैं, फ्लैजिलिया। और ये छोटे छोटे से ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। जैसे कि पैरामीशियम का डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगी, नीचे दे रखा हुआ पैरामीशियम का डायग्राम, उसमें क्या होता है, सीलिया दिखाई देती हूँ आपको। सीलिया फ्लैजिलिया क्या होता है, ये देखो, ये क्या है, पैरामोशियम है। अब यहाँ पे क्या है, इसके यहाँ पे क्या है, ये छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे शायद आपको उतना क्लियर ना, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे से, आप गौर से देखेंगे एनसीईआरटी में, यहाँ पे ये बहुत छोटे छोटे से यहाँ पे क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, छोटे छोटे से। आप गौर से देखें तो यहाँ पे छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है, सीलिया है। अब और देखें तो फ्लैजिलिया दिखा देती हूँ, ये देखो, ये लंबे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या हो गए, फ्लैजिलिया हो गए, क्या हो गए, फ्लैजिलिया हो गए। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअली सेल डिवीजन बाय ज़ायगोट फॉर्मेशन। अब इनके अंदर रिप्रोडक्शन किस टाइप की होती है, एसेक्सुअली भी होती है, सेक्सुअली भी होती है। और इनके अंदर सेल फ्यूजन और ज़ायगोट फॉर्मेशन से होता है। एसेक्सुअली किससे होता है, सेल फ्यूजन और किससे, ज़ायगोट फॉर्मेशन से क्या होता है, इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है। अब आगे पढ़ते हैं। आगे हमारा प्रोटिस्टा के क्या है, और यहाँ पे क्लासिफिकेशन है, डिविजन्स हैं कुछ। जैसे कि पहला क्या होता है, क्राइसोफाइट है, डायनोफ्लेजिएट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइमोड्स एंड प्रोटोजोआ, ये क्या है, इनके क्लासिफिकेशन है। तो इनके टाइप्स हैं, तो इनके टाइप्स में फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं, क्राइसोफाइट्स। फर्स्ट टाइप क्या है, क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स के अंदर क्या क्या आते हैं, डाइटम्स आते हैं, गोल्डन एल्गी आते हैं, और गोल्डन एल्गी को हम डेस्मिड्स भी कहते हैं। गोल्डन एल्गी को हम क्या भी कहते हैं, डेस्मिड्स भी कहते हैं। इनके अंदर क्या आता है, डाइटम्स, गोल्डन एल्गी, और गोल्डन एल्गी को हम डेस्मिड्स भी कहते हैं। इनका हैबिटेट कैसा होता है, फ्रेश में भी रहते हैं, मरीन वाटर में भी रहते हैं, और ज़्यादातर इसमें से क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। फ्रेश में भी रहते हैं, मरीन में भी रहते हैं, और ज़्यादातर क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये क्या करते हैं, एक्टिवली फ्लो करते हैं इन वाटर करंट। ये क्या करते हैं, वाटर करंट में बहुत एक्टिवली फ्लो करते हैं। यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे मान लो पानी है, इस तरीके से पानी, और पानी मान लो इधर की तरफ मूव कर रहा है, इधर सॉरी, ये पैसिवली फ्लोट करते हैं। कैसे फ्लोट करते हैं, पैसिवली फ्लोट करते हैं। तो मान लो ये पानी है, पानी किधर जा रहा है, पानी इधर की साइड जा रहा है, तो ये यहाँ पे जो क्राइसोफाइट्स होंगे, ये भी इधर की तरफ जाएंगे। यानी कि पानी जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, उसी डायरेक्शन में ये भी मूव करेंगे, अपने डायरेक्शन। मतलब ये चाहे कि अगर पानी आगे चल रहा है, ये चाहे पानी अगर आगे चल रहा है तो हम पीछे जाए, तो ये नहीं कर सकते। पानी अगर आगे जाएगा तो पानी के साथ ये भी आगे जाएंगे, पानी पीछे की तरफ जाएगा तो ये भी पानी के साथ पीछे की तरफ मूव करेंगे। तो ये क्या होते हैं, पैसिवली मूव करते हैं वाटर करंट के साथ। इनको हम क्या कहते हैं, प्लैंक्टन्स कहते हैं, जो पैसिवली मूव करते हैं, क्या कहते हैं, प्लैंक्टन्स। अब क्या है, डाइटम्स, द सेल वॉल। तो डाइटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन लेयर ओवरलैपिंग फिट लाइक फिट टुगेदर एज ए सोप बॉक्स। मान लो एक सोप बॉक्स है, ये क्या सोप बॉक्स है, इसके अंदर एक सोप होगा, जो क्या होगा, अच्छी तरीके से इसके अंदर फिट होगा। ठीक है, ये सोप बॉक्स है, इस सोप बॉक्स के अंदर क्या होगा, सोप अच्छी तरीके से फिट होगा। कुछ इसी तरीके से क्या होता है, डाइटम्स के पास सेल वॉल होते हैं। डाइटम्स का क्या होता है, सेल वॉल होते हैं, जो कि दो थिन लेयर के होते हैं। दो थिन लेयर होते हैं, और क्या करते हैं, एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, कुछ उस तरीके से जैसे कि एक सोप बॉक्स फिट होता है। एक सोप बॉक्स में सोप जिस तरीके से फिट होता है, उसी तरीके से इनके पास दो ओवरलैपिंग सेल वॉल होते हैं, दो लेयर वाले सेल वॉल होते हैं, जो कि एक दूसरे से ओवरलैप करके रखता है। नेक्स्ट देखते हैं, डाइटम्स द सेल वॉल, टू थिन लेयर ओवरलैपिंग।
डाइटम द सेल वॉल फॉर्म टू थिन लेयर ओवरलैपिंग सेल विच फिट टुगेदर, ये पॉइंट तुमने कर लिया। द सेल वॉल एम्बेडेड विथ सिलिका थस द वॉल इंडेस्ट्रक्टेबल। अब जो इनकी जो सेल वॉल होती, इनकी जो वॉल होती है उसमें क्या होता है, सिलिका एम्बेडेड होते हैं जिसके वजह से इनके सेल इंडेस्ट्रक्टेबल होते हैं। मान लो इनकी सेल वॉल है, मान लो इनकी वॉल है, ये क्या है, मान लो इनकी वॉल है, लेट्स इनकी वॉल है, तो इसके अंदर क्या होगा, ऐसे कुछ सिलिका जो कि एम्बेडेड होंगे। सिलिका जो यहाँ पे मान लो एम्बेडेड है, ठीक है, सिलिका यहाँ पे एम्बेडेड, यानी कि एम्बेडेड मतलब धसे हुए होना, एम्बेडेड मतलब धसे हुए होना, तो यहाँ पे कुछ सिलिका होंगे धसे हुए, यानी कि यहाँ पे कुछ सिलिका होंगे जिसके वजह से क्या होगा, इनको ब्रेक नहीं किया जा सकता, तो ये क्या हो जाएंगे, इनडेस्ट्रक्टेबल हो जाएंगे। मतलब इनका जो सेल होगा, अगर ऑर्गेनिज्म मर भी जाएंगे तो भी इनका इनका जो सेल वॉल होगा या जो इनका वॉल होगा वो क्या होगा, वैसे का वैसा ही रहेगा। चलो आगे देखते हैं। अब इंडेस्ट्रक्टेबल होने की वजह से क्या होता है, डाइटम्स लेफ्ट बिहाइंड द लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट ऑन देयर अर्थ एक्यूमुलेट ओवर बिलियंस ऑफ ईयर, रेफर टू एज डाइटमस अर्थ। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, जो ये हमने बात की थी अभी कि जो इनका सेल वॉल क्या होता है, इंडेस्ट्रक्टेबल होता है, क्यों, क्योंकि इनके पास सिलिका होता है, उसके वजह से क्या होता है, डाइटम्स लेफ्ट बिहाइंड, डाइटम्स जो होते हैं अपना जो इनका सेल वॉल होता है, इनका जो सेल वॉल होता है वो लेफ्ट कर, यानी कि छोड़ देते हैं, लार्ज अमाउंट में जो इनका सेल वॉल है वो छोड़ देते हैं, ठीक है, अपना सेल वॉल छोड़ देते हैं। उसके वजह से क्या होता है, इनका जो सेल वॉल होता है डिपॉजिट होता रहता है अर्थ पे बिलियन साल तक। मान लो बिलियन साल तक जो है इनका जो सेल वॉल है डिपॉजिट होते रहा, यानी कि इकट्ठा होते रहा इनका सेल वॉल। उसके वजह से क्या होगा, हम अगर ये बिलियंस ईयर तक एक्यूमुलेट होता रहा, अर्थ पे इकट्ठा होता रहा, तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ रेफर टू एज डाइटमस अर्थ। हमारा अर्थ क्या कहलाएगा, डाइटमस अर्थ कहलाएगा, अगर ये बिलियंस ऑफ ईयर तक क्या हो गए, डिपॉजिट होते रहे। Being gritty nature, this soil is used. Being gritty nature, this soil is used fertilization also. इनका क्या ग्रिटी नेचर के वजह से, ग्रिटी नेचर के वजह से क्या होता है, इनको यूज़ किया जाता है पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल सिरप, पॉलिशिंग में और ऑयल सिरप के फिल्ट्रेशन में क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, किस वजह से, इनके ग्रिटी नेचर्स के वजह से। डाइटम आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन, डाइटम्स क्या होते हैं, डाइटम्स क्या होते हैं, चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशन के, डाइटम्स चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशन के। नेक्स्ट इसका टाइप क्या है, डाइनोफ्लेजिएट। नेक्स्ट टाइप क्या है, डाइनोफ्लेजिएट, क्या होता है, एक बार हम क्राइसोफाइट के डाइनोफ्लेजिएट देखते हैं, ठीक है। मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक, इसमें से ज़्यादातर क्या होते हैं, मरीन होते हैं, और क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, और ज़्यादातर क्या होते हैं, इसमें मरीन होते हैं। अपीयर येलो, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल। अब इनके अंदर क्या होता है, पिगमेंट, पिगमेंट यानी वो चीज़, वो कंपाउंड जिनकी वजह से इनमें कलर आता है। जैसे लीफ है, ग्रीन, लीफ ग्रीन क्यों देखते हैं, क्योंकि उनके पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है, एक क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल कहते हैं। तो ऐसे डायनोफ्लेजिएट के पास भी कुछ पिगमेंट होते हैं। पिगमेंट किन किन कलर के होते हैं, इनके पास येलो कलर का होता है, रेड होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है। येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन और ब्राउन, इन कलर्स के क्या होते हैं, इनके पास पिगमेंट होते हैं। और ये किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि उनके पास पिगमेंट को, अब ये क्या होता है, किस कलर के होंगे, जिन कलर के इनके पास पिगमेंट होगा। मान लो अगर येलो कलर के पास इनका पिगमेंट होगा तो ये किस कलर के होंगे, रेड कलर के होंगे। रेड कलर का पिगमेंट होगा तो रेड कलर के होंगे। येलो का होगा तो येलो कलर के होंगे। ग्रीन कलर का पिगमेंट होगा तो ग्रीन कलर के होंगे। ब्लू कलर का पिगमेंट होगा तो ब्लू कलर के होंगे। ब्राउन कलर का पिगमेंट होगा तो ब्राउन कलर के होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट आउटर सरफेस। अब जो इनका सेल वॉल होता है, इनका जो सेल वॉल होता है, इनके पास एक स्टिफ सेलुलोज प्लेट होती है आउटर सरफेस पे। इनका जो सेल वॉल होता है, मान लो इनका ये सेल वॉल है, इनका क्या है, ये सेल वॉल है, इसके सेल वॉल पे क्या होगा, एक स्टिफ सेलुलोज की प्लेट होगी। मान लो मैंने स्टिफ सेलुलोज की प्लेट बना दी। अब इससे क्या होगा, इनका जो सेल वॉल है इस पर क्या होगा, स्टिफ सेलुलोज की प्लेट होगी, जो मैंने बना दी। सेल वॉल थी, इसके ऊपर स्टिफ सेलुलोज की प्लेट होगी, ठीक है। इनके पास क्या होते हैं, दो फ्लैजिलिया होते हैं। कितने फ्लैजिलिया होते हैं, दो फ्लैजिलिया होते हैं। एक लॉन्गिट्यूडनल होता है और एक ट्रांसवर्स फ्लैजिलिया होता है इन द फरो ऑफ
वॉल प्लेट्स, यानी कि यहाँ पे इनकी जो सेल वॉल होगी, सेल वॉल के ऊपर हमने अभी देखा था सेल वॉल पे क्या थी, इस तरीके से वॉल प्लेट्स थी, सेलोस की प्लेट्स थी। इन सेलोस की प्लेट के बीच में क्या होगा, एक फरो होगा, एक क्या होगा, फरो होगा। उस फरो के बीच में क्या होगा, दो फ्लैजिलिया होंगे, क्या होंगे, दो फ्लैजिलिया होंगे, जो कि जिसमें से एक लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट होगा, एक ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होगा। इसको हम डायग्राम में देख लेते हैं एक बार। ये क्या है, ये क्राइसोफाइट का एक डायग्राम है जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो होता है इनकी जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल के ऊपर एक ये स्ट्रिप सेल्यूलोज की प्लेट है। क्या स्ट्रिप सेल्यूलोज की प्लेट्स है, स्ट्रिप सेल्यूलोज की प्लेट है। अब यहाँ पे क्या है, एक फरो, एक गड्ढा जैसा है, यहाँ पे एक फरो है, ये गड्ढे जैसा है। अब इसमें क्या होंगे, दो फ्लैजिलिया होंगे। दो फ्लैजिलिया कहाँ है, एक ये है, एक ये है। तो एक फ्लैजिलिया क्या होता है, ट्रांसवर्सली होगा, और एक फ्लैजिलिया कैसा होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। Red dinoflagellates, example Gonigoalex undergo rapid multiplication makes he appear red tide। अब क्या होता है, इसमें से जो रेड डाइनोफ्लेजिएट होता है, जिसका एक एग्जांपल दे रखा है गोनिगोएलेक्स, रेड डाइनोफ्लेजिएट का एग्जांपल क्या है, गोनिगोएलेक्स। अब क्या होगा, मान लो यहाँ पे सी है, अब ये गोनिगोएलेक्स है, कुछ कुछ है यहाँ पे, कुछ कुछ है। अब ये क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा डिवाइड करेंगे, बहुत ज़्यादा रैपिड मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बहुत ज़्यादा डिवाइड करें, बहुत ज़्यादा डिवाइड करें। अब एक टाइम पे क्या आएगा, इनके डिवीजन की वजह से क्या आएगा कि सी का कलर कैसे दिखने लगेगा, रेड 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 दिखने लगेगा। ये देख सकते हैं आप, थोड़ा रेड रेड दिख रहा है। तो सी कैसे दिखने लगेगा, हमें कैसे दिखने लगेगा, रेड रेड सा दिखने लगेगा। ठीक है, उसके वजह से क्या, इसको हम क्या कहते हैं, रेड टाइड्स कहते हैं। ये क्या हो गया, रेड टाइड्स हो गया, रेड कलर के टाइड्स आ रहे हैं पानी में, तो ये क्या हो गया, रेड टाइड्स हो गया। पर यहाँ पे क्या होता है, इनका एक हार्मफुल इफेक्ट होता है। क्यों, क्योंकि ये जो रेड टाइड्स है, ये क्या करते हैं, टॉक्सिक रिलीज करते हैं लार्ज अमाउंट में, जो कि अदर मरीन एनिमल्स को किल कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे कोई एक फिश है, मान लो यहाँ पे कोई एक फिश है, ये फिश है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेड टाइड प्रोड्यूस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेड टाइड प्रोड्यूस हो रहे हैं। इससे क्या करेगा, ये यहाँ पे क्या करेगा, एक टॉक्सिक रिलीज करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, एक टॉक्सिक रिलीज करेगा। उस टॉक्सिक रिलीज करने की वजह से क्या होगी, ये फिश क्या हो सकती है, मर सकती है, किल हो सकती है, मर जाएगी। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा अगला टाइप है वो क्या है, यूग्लिनॉइड्स है। क्या है, यूग्लिनॉइड्स है। यूग्लिनॉइड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। मेजॉरिटी लिव इन फ्रेश वाटर इन एंड स्टेगनेंट वाटर। इसमें से ज़्यादातर मेजॉरिटी कहाँ पे रहते हैं, फ्रेश वाटर में। कहाँ रहते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं, और स्टेगनेंट वाटर में। स्टेगनेंट मतलब ठहरा हुआ पानी, जो पानी ठहरा होता है एक जगह पे इकट्ठा होता है, ज़्यादा मूव नहीं कर रहा होता इधर से उधर। तो ज़्यादातर यूग्लिनॉइड्स कहाँ पे रहते हैं, फ्रेश वाटर में और स्टेगनेंट वाटर में, ठहरे हुए पानी में, और क्या, साफ पानी में, फ्रेश वाटर में रहते हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, have a protein rich layer called pellicle at a place of cell wall, this make their body flexible। अब इनके पास क्या होता है, इनके पास क्या होता है, प्रोटीन रिच लेयर होती है। क्या होती है, प्रोटीन रिच, यहाँ स्पेलिंग गलत है, क्या होती है, प्रोटीन रिच लेयर होती है, प्रोटीन रिच लेयर होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। और एट द प्लेस ऑफ सेल वॉल, यानी कि इनके पास क्या नहीं होता है, सेल वॉल नहीं होता है। सेल वॉल के जगह पे क्या होता है, एक प्रोटीन रिच लेयर होती है। क्या होती है, एक प्रोटीन रिच लेयर होती है, जिसको हम पेलिकल कहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनकी बॉडी जो होती है फ्लेक्सिबल होती है। अब जैसे कि मान लो किसी ऑर्गेनिज्म का सेल वॉल है, सेल वॉल कैसी होती है, हार्ड होती है, तो उसका शेप फिक्स हो जाएगा। मान लो एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी सेल वॉल ऐसी है, तो उसका शेप ऐसा रहेगा, फिक्स हो जाएगा। वो अपने शेप को चाहे तो चेंज नहीं कर सकता। इस शेप से वो चाहे कि अपना शेप स्फेरिकल कर ले, तो वो नहीं कर पाएगा। तो अगर मान लो किसके पास अगर मान लो यही स्टिफनेस ना हो, मतलब सेल वॉल ना हो, तो अपना थोड़ा बहुत मूवमेंट वो कर सकता है। जैसे प्लांट्स होते हैं, वो अपनी जगह पे एक जगह पे रहते हैं, उनका जो शेप स्ट्रक्चर ज़्यादा चेंज नहीं होता। क्यों, क्योंकि उनके पास सेल वॉल होता है। वहीं जिनके पास सेल वॉल होता है, वो उनकी बॉडी क्या होगी, थोड़ी फ्लेक्सिबल तो होगी। तो इनके पास भी सेल वॉल नहीं होता, प्रोटीन रिच लेयर होती है, जिसको हम पेलिकल कहते हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉडी क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। इसको अभी हम डायग्राम में भी देखेंगे, जब तक उससे पहले हम एक दो पॉइंट्स भी देख लेते हैं इसके बाद।
इनके पास कितने फ्लैजिलिया होते हैं? 2 फ्लैजिलिया होते हैं, एक शॉर्ट फ्लैजिलिया होता है और एक क्या होता है? लॉन्ग फ्लैजिलिया होता है। एक शॉर्ट होता है, एक ऐसा शॉर्ट होगा और एक क्या होगा? उसके कंपेयर में काफ़ी लंबा फ्लैजिलिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये फोटोसिंथेटिक होते हैं सनलाइट में। दे आर फोटोसिंथेटिक इन डिप्रीव्ड सनलाइट, बिहेव एज हेटरोट्रॉप, behave as heterotroph, predate small organisms, पिगमेंट च्यूक्लिनाइट सिमिलर टू पिगमेंट इन प्लांट। अब क्या होता है इनके अंदर? ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। जब इनको सनलाइट मिले, जब सनलाइट मिले तो फोटोसिंथेसिस करेंगे। डिप्रीव्ड ऑफ सनलाइट यानी कि जब सनलाइट की इनको कमी होगी, यानी कि सनलाइट इनको नहीं मिल पा रही है, जब इनके पास सनलाइट अवेलेबल नहीं होगा तो फिर ये क्या करेंगे? हेटरोट्रॉप की तरह बिहेव करेंगे, दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रेडेट करेंगे यानी कि उनका शिकार करेंगे और उन्हीं से अपना खाना लेंगे। तो इनके पास न्यूट्रिएंट्स इनके पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका किस टाइप का हो गया? दोनों टाइप का हो गया, ऑटोट्रॉप भी हो गया, हेटरोट्रॉप भी हो गया। जब सनलाइट होगी, जब क्या होगी? सनलाइट होगी तो फिर क्या कैसे करेंगे? फोटोसिंथेसिस की तरह बिहेव करेंगे। और जब डिप्रीव्ड ऑफ सनलाइट यानी कि सनलाइट की कमी होगी, सनलाइट इनको नहीं मिलेगी तो ये किसकी तरह करेंगे? हेटरोट्रॉप की तरह बिहेव करेंगे, जिसमें कि अदर ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे? प्रेडेट करेंगे यानी उनका शिकार करेंगे। अब जो है पिगमेंट्स इन न्यूक्लियोनाइड्स, पिगमेंट्स इन न्यूक्लियोनाइड सिमिलर टू पिगमेंट इन ग्रीन प्लांट। अब इनके पास जो पिगमेंट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो इनका पिगमेंट ग्रीन प्लांट के पिगमेंट से कुछ सिमिलर तो होना चाहिए। तो इनके अंदर भी जो पिगमेंट है वो क्या होता है? सिमिलर होता है पिगमेंट इन ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट के पास जो पिगमेंट होता है वैसे कुछ पिगमेंट इनके पास भी होता है। अब इसका फटाफट से डायग्राम देख लेते हैं जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। ये डायग्राम जो है यूक्लियोनाइड का जो है डायग्राम गिवन है। ये यूक्लियोनाइड्स का डायग्राम गिवन है। ये आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर क्या होता है? ये जो है ये ऑर्गेनिज्म है, इनके ऊपर क्या है? ये यहाँ पे एक प्रोटीन रिच लेयर है जिसके वजह से इनकी बॉडी क्या है? फ्लेक्सिबल दिख रही होगी आपको, फ्लेक्सिबल होती है। और ये इनके पास 2 फ्लैजिलिया, ये देख सकते हैं आप। ये वाला जो फ्लैजिलिया है, ये वाला जो फ्लैजिलिया है ये क्या है? छोटा है। और ये जो फ्लैजिलिया है इसके कंपेयर में लॉन्ग है। तो एक क्या होता है? एक शॉर्ट फ्लैजिलिया होता है और एक क्या होता है? लॉन्ग फ्लैजिलिया होता है। शॉर्ट फ्लैजिलिया होता है एक और एक क्या होता है? लॉन्ग फ्लैजिलिया होता है, जिसका हमने अभी पढ़ा। अब यही ऑर्गेनिज्म क्या, अगर सनलाइट मिलेगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑटोट्रॉप की तरह बिहेव करेगा। और अगर सनलाइट नहीं मिला, सनलाइट अगर इनको नहीं मिल रहा है, सनलाइट अगर नहीं मिला तो किसकी तरह बिहेव करेंगे? हेटरोट्रॉप की तरह, हेटरोट्रॉप की तरह बिहेव करेंगे। चलिए अब हमारे अगले टॉपिक के तरफ चलते हैं, स्लाइम मोड्स, अगला टाइप ऑफ प्रोटिस्टा। यूक्रेनाइड्स हो गया, स्लाइम मोड्स। Saprophytic body move only along the dead, decaying, towing leaves, engulf organic material। अब ये क्या करते हैं? जो सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट यानी कि वो लोग जो कि डेड डिकिंग ऑर्गेनिज्म पे सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई लीफ है, उसको डिकम्पोज करना है, मतलब उसको सारा गलाना है, उससे अपना एनर्जी लेंगे। उन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ब्रेक करके क्या करेंगे? अपनी एनर्जी लेंगे। इसको क्या कहते हैं? सैप्रोफिटिक कहते हैं। तो ये सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिनका होता है। बॉडी मूव अलॉन्ग डेड डिकिंग ट्विंग्स लीव्स इनगल्फ ऑर्गेनिक मटेरियल। वही चीज़ यहाँ पे दी गई है कि इनकी बॉडी किस तरफ मूव करती है? जहाँ पे डेड डिकिंग ट्विंग्स लीव्स यानी कि डेड डिकिंग ऑर्गेनिज्म, लीव्स वगैरह इस टाइप की चीज़ें होती हैं, ताकि उसको इनगल्फ करके अपना खाना ले सकें। उस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को इनगल्फ करके क्या कर सके? अपना खाना ले सके, या फिर डेड डिकिंग ऑर्गेन्स पे डिपेंड होता है अपने खाने पे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सुटेबल कंडीशन फॉर्म, सुटेबल कंडीशन में क्या करते हैं? एग्रीगेट फॉर्म करते हैं कॉल्ड प्लाज्मोडियम, में ग्रो स्प्रेड ओवर सेवरल फीट्स। अब जब इनको सुटेबल कंडीशन मिलेगा, जब अच्छी खासी कंडीशन मिलेगी, इनको जो जो चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें इनको मिल रही है आराम से, तो ये क्या करेंगे? एग्रीगेट्स फॉर्म करेंगे। एग्रीगेट्स मतलब क्या होता है? कुछ सेल हैं एक साथ इकट्ठा हो गए। एग्रीगेट मतलब इकट्ठा होना, एक साथ इकट्ठा होना। इन एग्रीगेट ये क्या करते हैं? सुटेबल कंडीशन में एग्रीगेट फॉर्म करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम कहते हैं। ये प्लाज्मोडियम ग्रो एंड स्प्रेड सेवरल ओवर फीट। अब ये प्लाज्मोडियम क्या करेंगे? जैसे एग्रीगेट हुए, इन एग्रीगेशन को हम इन एग्रीगेट होके ये क्या बना देंगे? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, अब ये प्लाज्मोडियम हो सकता है वहीं पे ग्रो कर जाए, नहीं तो हो सकता है कुछ सेवरल फीट दूर जाके यहाँ पे जो है ये ग्रो कर जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे
मेनली यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि ये सैप्रोफिटिक होते हैं और ये एग्रीगेट करके प्लाज्मोडियम बनाते हैं, जो कि या तो वहाँ पे ग्रो हो सकता है, नहीं तो कुछ सेवरल फीट पे जाके स्प्रेड होके वहाँ पे ग्रो होगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज बियर स्पोर ऑन देयर टिप। अब मान लो इनको अनफेवरेबल कंडीशन में इनको जो चीज़ें चाहिए वो इनको नहीं मिली, सुटेबल कंडीशन नहीं मिली जो कि इनको चाहिए, तो इसमें क्या करेगा, जो प्लाज्मोडियम है ये क्या करेगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा, इनके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से क्या करेगा, फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म करेगा। अनफेवरेबल कंडीशन में यही प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट होकर फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म करता है, जिनके पास क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं एट देयर टिप। यानी कि जो फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म करेगा उसके टिप पे क्या होगा, स्पोर्स होगा। क्या होगा, स्पोर्स होगा। उसके टिप पे क्या होगा, स्पोर्स होगा। अब स्पोर्स बनाने का क्या फ़ायदा है, अनफेवरेबल कंडीशन, मान लो ऐसी अनफेवरेबल कंडीशन है कि जिसमें क्या है, ये प्लाज्मोडियम जो है आगे ग्रो फर्दर नहीं कर सकता, तो उसमें क्या करेगा, प्लाज्मोडियम क्या करेगा, फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म कर देगा, जिसमें कि उसके टिप पे क्या होगा, स्पोर्स होगा। अब ये स्पोर्स क्या करेंगे, जैसे स्पोर्स मान लो अनफेवरेबल कंडीशन है तो काफ़ी टाइम तक के स्पोर ऐसे का ऐसा ही रहेगा। जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, मान लो इनको लाइट चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, जो चाहिए वो सब इनको जब मिलेगा तो उसमें क्या करेगा, ये स्पोर क्या होगा, ग्रो हो जाएगा और ग्रो होकर न्यू स्लाइम और यहाँ पे फॉर्म कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये अनफेवरेबल कंडीशन में इस टाइप के मेथड को यूज़ करते हैं ताकि ये आगे ग्रो कर सकें। अब स्पोर्स के पास क्या होते हैं, ट्रू वॉल्स होती हैं, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू मैनी ईयर इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। अभी मैंने आपको बताया कि जब मान लो इनको सही कंडीशन में मिले, एयर वाटर जो चाहिए इनको वो प्रॉपर मिल नहीं पा रहा है, तो जब इनको मिलेगा प्रॉपर, अब वो चाहे सालों बाद मिले, महीनों बाद मिले, कई दिनों के बाद मिले, नो मैटर्स, ये क्या करेगा, स्पोर्ट्स क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। क्यों, क्योंकि इनके पास क्या होती है, ट्रू वॉल्स होती हैं। इनके पास क्या होती हैं, ट्रू वॉल्स होती हैं, जिसके वजह से क्या होता है, ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होता है, हर टाइप के कंडीशंस को ये आसानी से झेल सकता है, जिसके वजह से ये कई सालों तक जो होता है सर्वाइव कर सकता है अंडर एडवर्स कंडीशन। चाहे कितने बुरे से बुरे हालात हों, उन हालातों में भी ये क्या कर लेगा, सर्वाइव कर लेगा। क्यों, क्योंकि इसने क्या फॉर्म कर रखा है, स्पोर फॉर्म कर रखा है। स्पोर डिस्पर्ज बाय एयर करंट। स्पोर किससे डिस्पर्ज होता है, यानी कि किससे फैल जाता है, एयर करंट से। मान लो स्पोर है, या मान लो स्पोर यहाँ पे फॉर्म किया है, अब हवा उड़ रही है, हवा आ रही है, तो ये हवा के साथ क्या करेगा, मान लो उड़ के यहाँ पे आ गया, ये स्पोर उड़ के यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक एयर करंट के थ्रू, यानी कि हवा के साथ साथ ये क्या हो सकता है, डिस्पर्ज हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह क्या हो सकता है, फैल सकता है। अब इसका भी डायग्राम देख लेते हैं। ये रहा इसका डायग्राम, क्या है, ये क्या है, स्लाइम मोड है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रोटोजोन है और प्रोटोजोन के टाइप्स हैं, इसको हम अब नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे पार्ट 3 में। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इसका पार्ट 4 भी जल्द से जल्द मिल सके। और अगर आपने पार्ट 3 जल्द से जल्द मिल सके, और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या नहीं तो फिर आप प्लेलिस्ट से जाके भी इसको वहाँ से भी इसके लेक्चर 1 को देख सकते हैं। और तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का।